बड़ी खबर जान लीजिए, मिडिल ईस्ट से जुड़े सूत्रों के हवाले से है ये बड़ी खबर। रात में बहुत बड़ा करने की तैयारी में है इजराइल। हमास के साथ हिजबुल्लाह पर भी बड़ा एक्शन मुमकिन है। इजराइल की वायुसेना ऑपरेशन की तैयारी में है। आज की रात गाजा पट्टी पर बहुत भारी हो सकती है और आज की रात ही वो बड़ा ऑपरेशन इजराइल करेगा जो मिसाल साबित होगा। जो लोग बताएंगे, जो लोग कहेंगे, इस बात की संभावना है कि हमास पर बहुत बड़ा अटैक किया जाए और ये मिसाल बन जाए। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव सर जुड़े हुए हैं। संजीव सर, हम आपके पास आएंगे, उनके पास संपर्क हमारा टूट गया है, आएंगे उनके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। इजराइल के इंतकाम का वीडियो प्रमाण आया है। हमास के ठिकाने पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। इजराइल के हमले से थर्रा गई है गाजा पट्टी। ये आपको तस्वीरों के जरिए बताएंगे कि किस तरह से इजराइल के हमले में टेरर टावर जमींदोज हो गया है। हमास का बड़ा ठिकाना नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। हमास के टेरर कमांडर याह्या सिनवर का घर उड़ा दिया गया। कई इस तरह से टारगेट्स इजरायली एयरफोर्सेस द्वारा, ये देखिए, लगातार बमबारी की जा रही है इजरायली एयरफोर्सेस द्वारा, और एक दो नहीं, एक साथ में आपको ये देखिए दूसरा, लगातार कई इमारतें गाजा पट्टी पर इस तरह से जमींदोज की जा रही है इजरायली एयरफोर्सेस द्वारा। आपको बता दूं कि रॉकेट्स के रेंज में है। अगर आप पूरा का पूरा गाजा पट्टी देखें, इजरायली रॉकेट्स के रेंज में है, लेकिन फिर भी ये इस तरह की बदले की भावना है जिस वजह से इजरायली एयरफोर्सेस ड्रोन्स, F-15, F-35 और भी जितने एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब का इस्तेमाल, क्योंकि अग्रेशन दिखाना, बदला लेना, संदेश भेजना जरूरी है, इसलिए इस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इमेजिन कीजिए, न केवल उस बिल्डिंग में बल्कि उस बिल्डिंग के आसपास में, और ये इजरायली फोर्सेस के मुताबिक जो भी हमास के कमांडर्स हैं या फिर उनके किसी तरह के स्लीपर सेल्स हैं, उन सभी के ठिकानों को निस्तो नाबूद किया जा रहा है। पिन पॉइंट प्रिसीजन अटैक जिसे कहते हैं मिलिट्री की भाषा में, एग्जैक्टली वही देखने मिल रहा है इन तस्वीरों में। बहुत ज्यादा आप इसका रेडियस नहीं देखेंगे, यानी कि जिस बिल्डिंग पर अटैक करना है, जिस बिल्डिंग को जमींदोज करना है, उसमें कोई भी जिंदा ना बच पाए, ठीक उसी बिल्डिंग को क्षति पहुंचती है। दोनों तस्वीरें देखिए किस तरह से ये इजराइल के इंतकाम की कहानी बता रही है। किस तरह से गाजा पट्टी में बिल्डिंग पर जो बमबारी की जा रही है वो आज सुबह हुए अटैक का इजरायलीज के बदले की कहानी बता रही है। आसपास की बिल्डिंग में देखिए, आपको वहां पर क्षति होती हुई नहीं दिखाई देगी। वो इसलिए क्योंकि इजरायलीज अपने प्रिसीजन अटैक यानी कि पिन पॉइंट अटैक एक्यूरेसी वाली मिसाइल्स के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं, और एक बार फिर उसकी यहां पे मैं कहूंगा कि एग्जाम्पल के जरिए दिखाई जा रही है इजरायली फोर्सेस द्वारा। अब इसी तस्वीर को और डिटेल में दिखाते हैं, समझाते हैं आपको। वॉल पर इस तस्वीर को लाए हैं, ये देखिए, ये प्रिसीजन अटैक की जो मैं बात कर रहा था, ये देखिए, आसपास की बिल्डिंग को कोई क्षति नहीं पहुंच रही है। हालांकि ये छोटी बिल्डिंग से जनरली यहां पर भी डैमेज हो जाएगा। और ये देखिए, ये एक 4 से 5 बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसी बिल्डिंग की कॉम्प्लेक्स को नीचे ढाया गया, और जब मिसाइल आके गिरी है इस पे, वो एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ में आके गिरी है, और आसपास की बिल्डिंग को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंची है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि चुन चुन के, आपको ये ना लगे कि इजरायली फोर्सेस ऐसे ही अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है, ऐसे रॉकेट लाके लग रहा है या ऐसा रॉकेट आके लग रहा है। इस 4 बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स को ठीक ऊपर से मिसाइल आके लग रही है, यानी कि इजराइल फोर्सेस के पास, ये देखिए, ये जो 4-5 बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है, ऊपर से मिसाइल आती है, यहां ठीक बेस पे लगती है, और फिर कुछ सेकेंड्स के बाद में ये 4-5 बिल्डिंग की शायद 4-5 ब्रिक्स ईंट्स ही रह जाती है। यानी कि इजरायली फोर्सेस के पास एग्जैक्ट एक्यूरेसी वाली जानकारी है किस बिल्डिंग में कौन कहां पर है, हमास का सेंटर कहां है, लीडर कहां है, ऑपरेशन कमांड कहां है, और इसी तरह से जमींदोज किया जा रहा है।
तो कोऑर्डिनेट्स तय किए गए और उसके बाद यह हमला किया गया कमांडर याह्या सिनवर के घर पर। हमास का यह टेरर कमांडर था। उसके बाद इस पूरे बिल्डिंग को उड़ा दिया गया। तस्वीरें आप हमारे पीछे देख लीजिए कि कैसे कोऑर्डिनेट्स तय किए जा रहे हैं और इजराइल लगातार टारगेट कर रहा है। हमारे साथ स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, संजीव श्रीवास्तव। सर, आप एक बात बताइए कि अभी तो इजराइल लगातार हमला कर रहा है, टारगेट पर वो विध्वंस भी कर रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा फेलियर है इजराइल का कि हमास के आतंकी घुसते हैं और इतना बड़ा कांड करके चले जाते हैं। निसंदेह विवेक जी, ये सवाल अवश्य उठेगा, बहुत स्वाभाविक है कि हमास इतना बड़ा हमला करने में कैसे सफल हो गया। और जो इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है या पूरा जो इजराइल का सिक्योरिटी सिस्टम है, उसको अब इस बात को लेकर के गहराई के साथ जो विचार मंथन करना होगा कि कहां से चूक रह गई, कैसे ये इतना बड़ा हमला इजराइल के अंदर हो गया। हम जानते हैं कि इजराइल के पास एक आयरन डोम का सिस्टम है, एक बहुत ही फुल प्रूफ सिस्टम इजराइल जो बनाने का दावा करता था। जाहिर है कि उसमें एक चूक हुई है, उसमें हमास उसको पेनिट्रेट करने में सफल हो पाया है। तो अब इजराइल को इस बात के लिए भी लगातार अपने आप को अब इस दिशा में भी बढ़ना होगा कि उसका जो एक सिक्योरिटी सिस्टम है वो फुल प्रूफ कैसे बने। लेकिन अगर मोसाद का सिक्योरिटी सिस्टम अगर ये ब्रेक कर पाते हैं तो फिर इस बात की भी संभावना है कि अब आतंकवादी जो संगठन है वो इतने मजबूत हो गए हैं कि कहीं भी हमला कर सकते हैं। देखिए विवेक जी, ये जो पूरा हमला है एक बहुत ही गहरी साजिश का परिणाम दिखाई देता है और इसमें आतंकवादी संगठन हमास तो इसमें शामिल है, लेकिन इसमें कई जो स्टेट एक्टर्स की भी भूमिका हो सकती है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। ईरान के जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं और ईरान के एक टॉप जनरल ने जिस तरीके से इसका स्वागत किया है और हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान से जो कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें कि उन्होंने इस पूरे हमले को एक हीरोइक एक्ट करार दे दिया है, तो ऐसे में ऐसा लगता है कि ये जो पूरा हमला है बहुत ही। संजीव जी, आपको रोकना चाहूंगा, एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है और सैटेलाइट इमेज के जरिए अब हम दर्शकों को बताना चाह रहे हैं। अब तक हमने आपको वीडियो के जरिए बताया, फोटोज के जरिए बताया। ब्रेकिंग न्यूज आपके टीवी स्क्रीन पर सैटेलाइट इमेज सामने आई है। हमास ने इजराइल की बस्तियों को उड़ा दिया है। गाजा पट्टी के बॉर्डर के पास में कई बड़े अटैक्स हुए हैं। इस पूरे सैटेलाइट इमेज को हम आपको एलईडी स्क्रीन पर लाकर दिखाएंगे और समझाएंगे ये किस तरह से सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें कहानी बयां कर रही हैं कि इजराइल के वो एरिया जो कि गाजा पट्टी के नजदीक हैं। एग्जैक्टली ये देखिए एलईडी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह के कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर अभी भी आग लगी हुई है। ये सैटेलाइट लेटेस्ट इमेजेस हैं। नल ओस, अलुमिन, शॉटके, बीन, अलुमिन और साथ ही साथ अलकुबा, जोहर दाग, इस तरह के कई इलाकों में आपको आग के गुबार, धुएं का गुबार दिखाई देगा। वो इसलिए क्योंकि हमास की तरफ से इन इजराइल के इलाकों में लगातार रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं। हो रहा है ये उसके जरिए कि कई जो गाजा स्ट्रिप के नजदीक की इजराइल की बस्तियां हैं, जहां पर लोकेलिटीज हैं, कम्युनिटीज हैं, वहां पर कई घरों के कॉम्प्लेक्स एक साथ में जल रहे हैं और इतना ज्यादा धुआं निकल रहा है कि सैटेलाइट से भी आसानी से कैप्चर किया जा रहा है। यह केवल एक नहीं है, इस तरह के 20 से 22 इस तरह के अलग अलग इलाके जो कि गाजा पट्टी से लगे हुए हैं, इजराइल के एरिया में है, वहां पर इस तरह के सैटेलाइट से तस्वीरें दिख रही है कि आग जली हुई है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा वहां पर धुआं उठ रहा है। एक और कहानी बयां कर रहा है ये इस तरह की तस्वीर कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन बहुत ठीक नहीं है इजराइल के लिए। उन्हें न केवल जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, घुसपैठ हुआ, वो रोकना है, बल्कि सामने वाले को जवाब भी देना है फिलिस्तीन में। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लीजिए। मिडिल ईस्ट में हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। इजराइल के रिवेंज अटैक से हमास सहमा हुआ है। लेबनान के आतंकी संगठनों से उसने मदद मांगी है। हिजबुल्लाह भी इजराइल की पर हमला कर सकता है। कुछ ही देर में नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। हिजबुल्लाह जो कि एक आतंकी संगठन है, वो भी इजराइल पर हमला कर सकता है। लेबनान के आतंकी संगठनों से मदद मांगी गई है। इजराइल के रिवेंज अटैक से हमास सहमा हुआ है और अब ये वॉर फ्रंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इजराइल का जो रिवेंज है, इजराइल का जो बदला है, इजराइल जो
मिसाल पेश करने की कोशिश कर रहा है इतने बड़े हमले के बाद, काउंटर अटैक की। उसके बाद हालात अब यह हैं कि लेबनान के आतंकी संगठनों से मदद मांगी गई है। यह भी हो सकता है हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमला कर दे, और कुछ ही देर में नेतन्याहू भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्योंकि लगातार जैसे अटैक और काउंटर अटैक हो रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं आप देखिए कैसे हमास के कमांडर का घर जो जमींदोज किया गया, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं कि कैसे टारगेटेड अटैक किए जाते हैं और आसमान में धुएं का गुबार भर जाता है। जब वो धुआं छटता है तो वहां पर घर गायब हो गया। मतलब इजराइल का ये बदला, इजराइल ये साबित करना चाहता है, इजराइल अपना गुस्सा दिखाना चाहता है, इजराइल ये बताना चाहता है कि उससे टकराना कितना खतरनाक हो सकता है, कितना भयंकर हो सकता है। और यह विस्फोट उसी की कहानी चीख चीख कर बता रहा है। यह विस्फोट बता रहा है कि इजराइल पर जो हमास ने आज तड़के सुबह उठते जो हमला किया, उसका अंजाम क्या हो सकता है। क्या इससे भी बुरा और भी कई अटैक हो सकते हैं, क्योंकि जो एयरफोर्स है वो तैनात है। नेतन्याहू ने कह दिया है कि यह युद्ध है, और जब इजराइल युद्ध लड़ता है तो वो भी दुनिया के सामने है। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अभी हम जो एक तस्वीरें दिखा रहे थे, इजराइल ने अटैक किया, हमास के का जो कमांडर था उसका घर जमींदोज कर दिया, और लगातार हलचल होने वाली है, और जो नेतन्याहू हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये सारे घटनाक्रम को अगर एक साथ जोड़ के देखेंगे तो इससे तो यही पता चल रहा है कि मामला इतनी जल्दी शांत होता दिखता नहीं है, क्योंकि और भी कुछ जैसे हिजबुल्लाह है, हो सकता है कि वो इजराइल पर हमला कर दे तो मामला और आगे बढ़ता जाएगा। देखिए, आप एक लाइन में आप समझिए, ये अनप्रेसिडेंटेड अटैक होगा इजराइल की ओर से। और अनप्रेसिडेंटेड अटैक का सीधा सा मतलब ये है कि जो अभी तक कभी इतिहास से नहीं देखा होगा, क्योंकि जिस तरह से इजराइल के ऊपर अटैक हुआ है। देखिए, अभी मेरी बात हुई है इजराइल में, जो वहां के, चूंकि मैं इजराइल जा चुका हूं और ये इलाका भी कवर किया हुआ है, जो मेरे वहां के सोर्सेज उनसे मेरी बात हुई, और उनका यही कहना है कि ऐसा अटैक तो इतिहास में कभी नहीं देखा था कि बाकायदा जो हमास के आतंकी हैं वो इजराइल की सीमा के अंदर घुस आए। और देखिए, एक बात और कहूं, जो वहां के स्थानीय बता रहे हैं सोर्सेज कि उन्होंने आईडीएफ की ड्रेसेस पहनी हुई थी, इजराइल डिफेंस फोर्सेज है उनकी ड्रेस पहनी हुई थी, और घुसने के बाद वो घरों में उन्होंने नॉक किया है, घरों में घुसे हैं और उन्होंने घरों में किडनैप कर लिया है और बंधक बना लिया, और बहुत ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसा तो इतिहास में कभी हुआ नहीं, इस लेवल पर इजराइल को झेलना पड़ा हो, ये कभी नहीं हुआ है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इजराइल का जो अटैक होगा वो इस कदर होगा जो कि अपने आप में इतिहास होगा। और आप देखिए, सिर्फ गाजा पट्टी नहीं है, इस अटैक का लेवल जो है ये वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स, इन हर तरफ जा सकता है, और ये इस तरह से बढ़ भी रहा है। और ये दूसरी ओर से भी हो रहा है कि बाकायदा हमास को जिस तरह से मदद की जा रही है, जिस तरह से मदद की जा रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि ये वॉर फ्रंट और भी कुछ जगहों पर खुल सकता है। अभिषेक, यहां रोकना चाहूंगा क्योंकि एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी बताना जरूरी है। इजराइल और फिलिस्तीन जंग से जुड़ा एक बड़ा नुकसान जान लीजिए। इजराइल में अब तक 250 मौत हो चुकी है 250। अल अरेबिया का ये डेटा है, उसके हवाले से हम ये डेटा आपको बता रहे हैं। इजराइल में करीब 1450 लोग घायल हैं, ये बड़ी संख्या, 250 लोगों की मौत और 1450 लोग अभी भी घायल है। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि लगातार अटैक और काउंटर अटैक की तस्वीरें अभी भी आ रही हैं, और सिचुएशन अभी तक पूरी तरह से कंट्रोल में आई नहीं है इजरायली फोर्सेस की। और इसीलिए जो नंबर्स अभी तक मिल पाए हैं, ये मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा कि इसे आप देखिए और समझिए इस तरह से कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। जरूरी नहीं है कि आंकड़े इसी पर रुक जाएंगे, वो इसलिए 2 वजहों से। पहला, 1450 लोग अभी भी घायल हैं, हालांकि 250 अल अरेबिया के मुताबिक इजराइल में अब तक मौत का आंकड़ा पार कर चुका है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कई हमास के आतंकी अभी भी मशीन गन, हैंड ग्रेनेड के साथ में इजराइल की कई गलियों में घूम रहे हैं। अभी भी पूरी तरह से इजरायली फोर्सेस अपने इलाके पर कंट्रोल नहीं पा पाई है, और साथ ही साथ अभी भी रॉकेट्स लगातार हमास की तरफ से दागे जा रहे हैं इजराइल के अलग अलग शहरों में, जिसकी तस्वीरें हम आपको न केवल ग्राउंड से दिखाई बल्कि सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाई। यह आंकड़ा जाहिर सी बात है काफी ज्यादा बढ़ सकता है। 250
इजराइल की तरफ मौत का आंकड़ा है। 200 से ज्यादा जो पैलेस्टीन की हेल्थ अथॉरिटीज हैं उन्होंने ऑलरेडी क्लेम कर लिया था लगभग 4 घंटे पहले, जब पहला काउंटर अटैक हुआ था, पहला रिटेलिएशन हुआ था इजराइल की तरफ से, तो यही आंकड़े 450-500 के आसपास जा चुके हैं। संजीव जी, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर ये 2 या 3 दिन चले तो ये आंकड़ा 3 नहीं, अनफॉर्चुनेटली शायद 4 डिजिट में भी चला जाए, 1000 के पार। जी जी, ये आंकड़ा बढ़ सकता है। जितना मैसिव बड़ा जो हमला है वो इजराइल के ऊपर किया गया है, उससे निसंदेह ये आंकड़ा बढ़ सकता है। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा आशीष जी कि अभी एक शुरुआती ये फिगर्स हैं और अभी आगे जो घटनाक्रम वहां पे हो रहे हैं, जो ऑनगोइंग वहां पर जो आतंकियों के द्वारा जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, उससे ये आंकड़ा निसंदेह बढ़ सकता है। लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स है वो इजराइल में जा रहा है और उसमें मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इजराइल के साथ बहुत ही क्लोजली कोलैबोरेट करेगा। यहां पर आपके दर्शकों के लिए मैं ये अवश्य बताना चाहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हाल के समय में पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में जिस तरीके से चाइना की जो गतिविधियां बढ़ रही थी, जिस तरीके से रशिया के द्वारा लगातार अपनी हेजीमोनी को वहां भी बढ़ाने की कवायदें की जाती हैं, उससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एक चिंता थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने आप को इस पूरे घटना के माध्यम से फिर से बहुत ही फोर्सफुली रीअसर्ट करने जा रहा है। जी, और ये किस तरह से अमेरिका से मदद मिल रही है? ध्यान दीजिए कि सुबह पहले हमास ने अटैक किया, उसके बाद में दोपहर होते होते इजरायली फोर्सेस ने काउंटर अटैक किया। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, चुन चुन के बिल्डिंगें उड़ाई गई, चुन चुन के चलती हुई गाड़ियां उड़ाई गई, वो भी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। उसके बावजूद हमास 150 रॉकेट शाम को दाग देता है और साथ ही साथ इजराइल की कई जो शहरें हैं, शहरों में अलग अलग बस्तियों में, कम्युनिटीज में, वहां पर अभी भी धू धू करके आग लगी हुई है। यानी कि अगर इजराइल पहले रिटेलिएशन में चाहता तो दोपहर तक पूरे पास उनके पास इंफॉर्मेशन होती तो दोपहर तक तो हमास के लगभग सारे ठिकाने ध्वस्त हो जाने चाहिए थे, इक्का दुक्का बचते। 150 रॉकेट एक साथ फिर से शाम को दागने की क्षमता हमास में कहां से आ गई? मतलब साफ है कि न केवल इजराइल बल्कि अमेरिका भी पूरी तरह से, चाहे वो सैटेलाइट इमेजरी हो या फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस हो, वो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं हमास से। कम पिछले 24 घंटों का तो यही तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। देखिए, इसका सिर कुचलने के लिए, आतंकवाद का सिर कुचलने के लिए जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, कई बार उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये जो हमास की तरफ से ये जो हमला किया गया है, ये ऐसा लगता है कि बहुत ही गहरी प्लानिंग के साथ, बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से, और जैसा कि मैं कह रहा था कि इसमें कुछ स्टेट एक्टर्स भी शामिल हो सकते हैं और उसके बारे में अब जाहिर है कि आने वाले समय में जो पुष्टि हो जाएगी कि कौन से स्टेट एक्टर्स हैं जो ऐसे इन लोगों को मदद कर रहे थे। लेकिन जाहिर है कि एक आतंकी हमला है, पूरे विश्व में जो आतंकवाद के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही है उसमें उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है और इसका सिर कुचलना होगा और इसके लिए बड़ा चैलेंज है। संजीव सर, आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि एक बड़ी अपडेट आ गई है, वो भी दर्शकों को बता देते हैं। इजराइल के 3 पुलिस कमांडर्स की मौत हो गई है। हमास के हमले में पुलिस कमांडर्स की मौत हुई है। 3 पुलिस कमांडर अब तक मारे गए हैं, ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 3 पुलिस कमांडर्स की मौत हुई है हमास के हमले में। लगातार ये संख्या जो अभी हम आपको बता रहे थे कि ये जो मौत का जो आंकड़ा है वो संख्या धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी हो रही है। 3 पुलिस कमांडर्स जो हैं वो उनकी मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध से जुड़ी बड़ी अपडेट जान लीजिए कि 3 पुलिस कमांडर्स की मौत हुई है। हमास के हमले में पुलिस कमांडर्स की मौत हुई है और लगातार वॉर फ्रंट अभी भी खुला हुआ है। खुद जो इजराइल के पूर्व पीएम हैं वो भी पहुंच गए हैं और तैयारी आप देखिए हमास की तरफ से। जनरली हम इस तरह से जब एक मेजर काउंटर अटैक होता है, यानी कि हमास के अटैक के बाद जब इजरायली फोर्सेस काउंटर अटैक करती हैं, उसके बाद दूसरी बार हमास को सर उठाने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन इस बार जैसा कि हमारे एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी भी बता रहे थे कि वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल प्लान्ड इन एडवांस वाली चीज हमें यहां देखने को मिल रही है। वो इसलिए क्योंकि हमास को पता था, सुबह उन्होंने अटैक किया, इजराइल ने काउंटर अटैक किया और वो कहां पे क्या कितना करेंगे और उसके बावजूद
इजरायली फोर्सेस के रिटेलिएशन के बावजूद हमास की तैयारी देखिए। शाम को फिर से 150-200 मिसाइल्स की बौछार इजराइल पे कर देता है और जाहिर सी बात है कि इजरायली फोर्सेस को इस बात को रियलाइज करने की जरूरत है कि न केवल पहला अटैक आम था, इससे पहले जिस तरह से हुए हैं उस तरह के, बल्कि आगे की तैयारी भी देखकर शाम की समझ जाना चाहिए कि इजराइल के इस बार आसानी नहीं होगी इजराइल को फिलिस्तीन के फन को कुचलना। अभिषेक, अमेरिका की तरफ से हम देख रहे हैं कि इनफैक्ट अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना बयान देना शुरू किया है, सीधा आपको सुनाते हैं। I told him the United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people. Full stop. There's never justification for terrorist attacks. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. Let me say this as clearly as I can. This is not a moment for any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage. The world is watching. I've also been in अमेरिकी राष्ट्रपति contact जो with the King बाइडेन of कह रहे Jordan. हैं कि पूरा विश्व देख रहा है कि बिल्कुल भी एक भी ऐसा क्षण नहीं आएगा जब इजराइल पर इस तरह से अटैक किए जाने के बाद किसी तरह का फायदा उठाया जाए। मैंने मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के सभी लोगों को ये निर्देश दिया है कि इजराइल को इस समय में जिस भी चीज की जरूरत है वो सब कुछ मुहैया कराई जाए। मिडिल ईस्ट में सभी देशों से हम लगातार संपर्क में हैं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों की तरफ है जिन्होंने अपने परिवार का या फिर कोई दोस्त इसमें खोया है और साथ ही साथ जो घायल हुए हैं। मैं लगातार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कांटेक्ट में हूं। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ डटा हुआ है। अमेरिका पहला देश था ऐसा जिसने इजराइल का समर्थन किया था 75 साल पहले और अब भी अमेरिका लगातार डटा हुआ है। तो ये सुना आपने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का। जाहिर सी बात है उन्होंने 2-3 प्रमुख बातें की हैं। पहला कि जो भी मदद चाहिए इजराइल को ऐसे समय में, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि वो सभी की सभी मदद की जाए। दूसरी बड़ी बात, मिडिल ईस्ट में कोई भी इजराइल पर इस हमले का इस समय फायदा उठाने की कोशिश न करे। तीसरी बात, किस तरह से लगातार मिडिल ईस्ट के बाकी देशों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 3-4 देशों का भी नाम लिया, उनके साथ में लगातार वो संपर्क में है। और चौथी और महत्वपूर्ण बात कि अमेरिका इजराइल के साथ डटा हुआ है, खड़ा है और ये बात एक बड़ा संदेश देती है न केवल फिलिस्तीन हमास को बल्कि उन देशों को भी जो ईरान जैसे देश जो इस समय पर काफी ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं इजराइल के खिलाफ। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह बयान जाहिर सी बात है कि काफी ज्यादा प्रोत्साहित करेगा इजरायली फोर्सेस को, इजरायली सरकार को, और साथ ही साथ ये एक कड़ा संदेश भी है। अभिषेक हमारे साथ अमेरिका से लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये जाहिर सी बात है कि ये संदेश उन देशों के लिए है, ईरान जैसे देशों के लिए, जो इस परिस्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। विशेष तौर पर हिजबुल्लाह वाला पॉइंट आप लगातार हमारे दर्शकों को हाईलाइट भी कर रहे हैं, यानी कि कोई भी संस्था हो, कोई आतंकवादी ग्रुप हो या फिर कोई देश हो, अमेरिका इस सिचुएशन का इजराइल के खिलाफ फायदा उठाने नहीं देगा। डायरेक्ट मैसेज।
बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात यही है आशीष, क्योंकि जो बाइडेन के बयान से एक बात एकदम क्लियर हो जाती है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ हमास और इजराइल के बीच की नहीं होगी, और ये पक्का जब वो कह रहे हैं तो इसका बाकायदा इंटेल होगा, उनके पास इंटेलिजेंस भी दी होगी एजेंसियों ने कि इस लड़ाई का एस्केलेशन क्या है, ये भी उनकी बातचीत से समझ में आ रहा है। उनकी बातचीत समझ में आ रहा है कि इसके एस्केलेशन जो है ईरान तक है, इसका एस्केलेशन मिडिल ईस्ट तक जा सकता है, इसीलिए उन्होंने बाकायदा मिडिल ईस्ट का नाम लिया है। और अगर ये स्थिति आती है तो आप समझ लीजिए कि ये मामला आउट ऑफ लिमिट्स होने जा रहा है, और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का हक है। यानी कि इजराइल का जो रिटेलिएशन है, देखिए इजराइल के रिटेलिएशन को लेकर के अभी बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, और इसी रिटेलिएशन को आधार बना करके आशीष दूसरे जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं जिनकी इजराइल से दुश्मनी रही है, जिनका वजूद और इजराइल का वजूद एक दूसरे के खिलाफ रहा है, वो इजराइल के रिटेलिएशन को आधार बना करके इस लड़ाई में खुल करके कूद सकते हैं। तो ये उनको भी वार्निंग है अमेरिका की कि अगर आप इसका फायदा उठाना चाहेंगे तो वो नहीं होने वाला है। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। तो सारे संकेत मिल रहे हैं कि ये मामला किस हद तक जा सकता है और उसमें किस तरह से अमेरिका अपना रोल निभा सकता है। ये भी काफी अहम है कि अमेरिका ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है और डट कर खड़ा है। संजीव श्रीवास्तव सर, इसके स्ट्रेटेजिक मायने क्या हैं कि जो बाइडेन आते हैं और साफ कह देते हैं कि पहले तो उन्होंने संवेदना जताई, दूसरी बात ये कही कि वो लगातार इजराइल के पीएम नेतन्याहू के साथ टच में है, और ये भी कहा है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। देखिए, मैसेज राष्ट्रपति बाइडेन का बहुत ही लाउड एंड क्लियर है कि ये जो पूरा हमला है इसे अमेरिका एक आतंकी कार्रवाई मानता है, और आतंकवाद के विरुद्ध जो लड़ाई है उसमें अमेरिका इजराइल के साथ पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। आयरन कमिटमेंट है, अनवेवरिंग कमिटमेंट है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल का जो एक अलायंस रिलेशनशिप है, जो गहरी जो वो कोलैबोरेट जिस तरह से करते हैं सिक्योरिटी मैटर्स पे और अन्य क्षेत्रों में, जाहिर है कि वो पहले से ही स्थापित है। तो अमेरिका की जो पूरी ताकत है, पूरी जो शक्ति है, वो इजराइल के साथ खड़ी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इजराइल की एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही स्ट्रांग ज्यूइश लॉबी भी है जो पूरी तरीके से वर्तमान समय में सक्रिय है, और उसका भी जाहिर है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक गहरा प्रभाव है। और दूसरा, राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने इस संबोधन के माध्यम से जो अन्य जो स्टेट एक्टर्स हैं उनको बहुत ही क्लियर चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने इस तरीके की घटना का आधार लेते हुए किसी भी तरीके के इसका फायदा उठाने की कोशिश की, किसी तरीके से युद्ध में जाने की कोशिश की, जाहिर है कि इशारा ईरान की तरफ था, इशारा लेबनान की तरफ, हिजबुल्लाह की तरफ था। संजीव जी, ये मैसेज तो लाउड एंड क्लियर जो बाइडेन की तरफ से है, अचानक बीजिंग इतना चुप क्यों है? देखिए, बीजिंग की जो स्वभाव आप जानते हैं आशीष जी, कि वो एक ऐसा राष्ट्र है जो कि बहुत ही शातिर तरीके से अपना कार्य करता है, जटिल कुटिल तरीके से अपना कार्य करता है। डिसेप्शन भी उसके पूरी व्यवहार का पार्ट होता है, धोखा देना उसका पार्ट होता है। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि चाइना उसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। और चाइना की हाल के समय में यदि आप पूरी उसकी कवायद देखें तो चाइना इजराइल फिलिस्तीन के विवाद में भी अपनी मध्यस्थता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अभी हाल के समय में ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो डिप्लोमेटिक टाइज जो रिस्टोर हुई हैं, उसमें भी चाइना अपनी कवायदों के माध्यम से वहां पर भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश। बिल्कुल संजीव जी, आप लगातार बने रहिए, आपके साथ में और भी हम चर्चा करेंगे। अभिषेक, आप सबसे पहले रिपोर्टर्स में थे जब रशिया यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी, और अब हम क्योंकि फर्स्ट डे इजराइल और पैलेस्टाइन के इस लेवल के एस्केलेशन पर चर्चा कर रहे हैं, क्या अब विश्व का ध्यान रशिया यूक्रेन वॉर से हटकर इजराइल पैलेस्टाइन पर रहेगा अगर ये थोड़ा सा और लंबा खींचता है तो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष, और ये जो आप एनालिसिस कर रहे हैं ये बहुत ही रिलेवेंट है, और ये होने वाला है। देखिए, पूरे जो जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं वो बदलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक लंबे समय से वॉर का पूरा जो सिनारियो है वो रशिया यूक्रेन के बीच सेंटर्ड है, और जो भी मोबिलाइजेशन हो रहे हैं, जो भी पोलराइजेशन हो रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर, वो उसी के कॉन्टेस्ट में हो रहे हैं। ये अब चेंज होगा और ये अब मिडिल ईस्ट की ओर आ जाएगा, और उसमें बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। ईरान सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है आशीष,
जिस तरह से ईरान को लेकर के यूएस का रुख रहा है, जिस तरह से रिपब्लिकन पार्टी यहाँ सत्ता में है, माफ कीजिएगा डेमोक्रेट जिस तरह से सत्ता में हो, जो रिपब्लिकन का रुख है, ये सारी चीजें इसमें मायने रखेंगी। अगर ये एस्केलेशन होता है तो ये एस्केलेशन ईरान तक जाएगा, ये एस्केलेशन लेबनान तक जाएगा, इसमें इराक और सीरिया जैसे देश भी आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मिडिल ईस्ट एक बड़ा फोकल पॉइंट बनने जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अभिषेक, और इसकी शुरुआत भी अभी हमें देखने मिल रही है टर्की में और ईरान में। इजराइल के खिलाफ और पैलेस्टीन के सपोर्ट में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान के आजादी टावर पर पैलेस्टीन का जो एक वीडियो फ्लैग है वो लहराया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अब फोकस रशिया यूक्रेन से पूरी तरह से मिडिल ईस्ट पर आने वाला है।